स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो हमने सीरीज चलाई है उसके फोर्थ चैप्टर की लास्ट वीडियो। ठीक है, हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। वैकल्पिक केंद्र, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इसका लास्ट पार्ट है। आज हमारा इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था किस प्रकार जो क्षेत्रीय संगठन है वो अस्तित्व में आए। जैसे हमने बात की आसियान की, यूरोपीय संघ की। तो आज हम बात करेंगे जो भारत और चीन किस प्रकार एक वैकल्पिक विकल्प के आधार पर उभर कर सामने आए, किसके मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले। ठीक है, तो उसी की चर्चा करेंगे। जैसे बात करते हैं आज हम चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। उत्थान मीन्स उदय होना। ठीक है, उत्थान मीन्स उदय होना, मतलब किसी चीज का अस्तित्व में आना, वो किस प्रकार ग्रोथ करता है वो। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं माओ त्से तुंग। ये क्या था, इसने क्या किया था, इसने चीन में साम्यवादी शासन की नींव रख दी थी। साम्यवादी हमें पहले भी पता है कि जो यूएसएसआर है वो क्या था, साम्यवादी विचारधारा से समर्थित, मतलब विचारधारा रखता था। इसी प्रकार अगर अमेरिका की बात करें तो वो पूंजीवादी व्यवस्था जो विचारधारा थी उसका समर्थक था। तो जो माओ त्से तुंग है उसने क्या किया था, चीन में साम्यवादी शासन की नींव रख दी थी। इस नींव रखने के बाद क्या हो गया था कि भाई जो चीन में है ना, अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तेजी से विकास होने लग गया अर्थव्यवस्था का। अमेरिका के मुकाबले एक अच्छा विकल्प था। अमेरिका के मुकाबले एक अच्छा विकल्प, क्योंकि बात ही हम किसकी कर रहे हैं, वैकल्पिक केंद्र की, तो अस्तित्व में आया था। इसी प्रकार 1978 से चीनी आर्थिक विकास को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा था कि भाई अगर अमेरिका मुकाबले में है तो एक चीनी अर्थव्यवस्था भी मुकाबले में आ सकती है। एक विकल्प के रूप में ये देखी जा रही थी। इसी प्रकार अगर बात करें, जनसंख्या बाधा बन रही थी किसमें, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। कब टाइम पीरियड अगर पूछे तो 1990 से लेकर 1950 से लेकर 1960 के बीच में चाइना इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था जितना कि वास्तव में उसने करना चाहिए था, क्योंकि जो चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी। ठीक है, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है जैसे 2040 तक आर्थिक विकास में क्या होगा, चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, यानी कि चीन आगे निकल जाएगा किससे, अमेरिका से। इसी प्रकार एक वर्ड आएगा आपकी बुक में, SEZ। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। एस का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस लिए बनाया जाता है, ताकि एक जोन बनाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था के जितने भी स्टेप है वो इसमें रखे जाए और ग्रोथ की जाए। इसी प्रकार अगर बात करें 1972 में क्या हुआ था, चीन और अमेरिका के साथ आर्थिक और जो राजनीतिक संबंध थे उनमें क्या हुआ था, सुधार हुआ था, उनके आपसी संबंध बने थे। इसी प्रकार 1973 की बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। उन्होंने क्या किया था, कृषि का, उद्योग का, सेना का, तकनीकी का आधुनिकीकरण कर दिया था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाने लग गया था और आधुनिकीकरण कर दिया था इन सारी चीजों का, जिससे क्या हो गया था, चीन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही थी, किस चीज की, अर्थव्यवस्था में सुधार आने शुरू हो गया था। इसी प्रकार बात करते हैं 1978 में क्या हुआ था, देग सयाओपेंग जो कि चीनी नेता थे, उन्होंने ओपन डोर की नीति अपना ली थी। अब ये ओपन डोर की नीति क्या थी, आर्थिक सुधार करना, यानी कि कोई चीज चाइना में बन रही है तो उसको फिर कहाँ पर लाया जाए, दूसरी कंट्रीज में बेचा जाए और उससे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो और कंट्रीज में शामिल किए जाएं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आयात और निर्यात में फायदा होगा, मतलब बढ़ोतरी होगी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इसी प्रकार बात करें तो जो चीन है वो 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल हो गया था। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि चाइना कब शामिल हुआ था, और WTO की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में कहेंगे, 1997 में आसियान पर संकट आया था। तो जब आसियान पर संकट आया था, हमने पहले बात कर ली थी कि आसियान क्या था, साउथ ईस्ट जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो थी, वो आसियान था, ग्रुप था उनका, ठीक है। वैकल्पिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा, आप एक बार वहां पर चेक कर लीजिए। जब आसियान पर संकट आया तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक तरह से आसियान को संकट से बाहर निकालने में मदद की। इसी प्रकार बात करते हैं भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, उनके संबंध के बारे में बात करेंगे। तो 1988 में राजीव गांधी ने क्या किया था, चीन का दौरा किया था। उसमें आर्थिक और जो राजनीतिक संबंध थे उनको सुधारने की कोशिश की थी, और जो प्रोडक्ट बन रहे थे आपस में भी इंटरचेंज करने की, मतलब एक तरह से सुधार की शुरुआत थी, कोशिश थी। तो जो लास्ट टॉपिक आएगा वो जापान पर आएगा, और जापान का सिर्फ आप इतना ही याद रख लेना कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जापान, और सैन्य पर जो व्यय कर रहे थे, ठीक है, जो सैन्य व्यय के लिए लिहाज से विश्व में चौथा स्थान रखता है जापान, ठीक। तो आई थिंक आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।